गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 201 टू 210। क्वेश्चन नंबर 201, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कन्फाइंड एक्वीफर्स। कन्फाइंड एक्वीफर से रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। पहले हम कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कन्फाइंड एक्वीफर इज एन एक्वीफर बिलो द लैंड सरफेस दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर। Layers of impermeable material are both above and below the aquifer, causing it to the under pressure, so that when the aquifer is penetrated by a well, the water will rise above the top of aquifer. कन्फाइंड एक्वीफर का मतलब क्या होगा? दो इम्परमेबल मटेरियल है, ठीक है, इम्परमेबल मटेरियल है, उसके बीच में ये एक्वीफर होगा, कन्फाइंड होगा उसके बीच में, दो इम्परमेबल मटेरियल के बीच में। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर एक ये लेयर है, ठीक है, कन्फाइनिंग यूनिट है, इसको हम कहेंगे इम्परमेबल मटेरियल, जिससे कि पानी पास नहीं हो पाएगा। ये इम्परमेबल मटेरियल है। एक ये मटेरियल है इम्परमेबल, ठीक है, ये कन्फाइनिंग यूनिट जिसमें लिखा हुआ है ये भी क्या है? इम्परमेबल मटेरियल है। इन दोनों इम्परमेबल मटेरियल के बीच में जो लेयर होगी, इन दोनों के बीच में जो लेयर होगी वो कहलाएगी कन्फाइनिंग एक्वीफर, वो होगा कन्फाइंड एक्वीफर। अब इसमें यदि हम वाटर की बात करते हैं, इस एक्वीफर में पानी कहां से आएगा? इसमें पानी डायरेक्ट सरफेस से नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? कन्फाइनिंग यूनिट है, तो डायरेक्ट पानी सरफेस से नहीं आता। कहां से आता है ये पानी? ये साइड से आएगा। रिचार्ज एरिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पानी आता है कन्फाइंड एक्वीफर में। मतलब इसमें क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्वीफर में, अनकन्फाइंड एक्वीफर में वाटर रिचार्ज कैसे होगा? डायरेक्ट सरफेस से, और कन्फाइंड एक्वीफर में डायरेक्ट सरफेस से वाटर नहीं आएगा। Unconfined aquifer is an aquifer whose upper water surface, या उसको water table भी कहा जाएगा, is at atmospheric pressure and thus inable to rise and fall. Water table aquifers are usually closer to the earth surface than confined aquifer and as such impacted by drought condition sooner than confined aquifer. तो पानी किसमें कम होगा? यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अनकन्फाइंड एक्वीफर में वाटर कम होता है एज कंपेयर टू कन्फाइंड एक्वीफर। वाटर टेबल वेल, आर्टिशियन वेल इसको कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। वाटर टेबल वेल क्या होगा? अनकन्फाइंड एक्वीफर से जब पानी यहाँ पर लिया जाता है, और आर्टिशियन वेल होगा कन्फाइंड एक्वीफर जिसमें कि वाटर ज्यादा होगा। अब स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द एक्वीफर इज बाउंड एट टॉप एंड बिलो बाय इम्परवियस स्ट्रेटा। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है? कन्फाइंड एक्वीफर के ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होगी? इम्परवियस स्ट्रेटा, करेक्ट। सेकंड, द प्रेशर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी करेक्ट होगा। उसमें अंडर प्रेशर होता है क्योंकि दोनों तरफ क्या होगी? इम्परवियस स्ट्रेटा है, तो इसमें जो पानी होगा वो अंडर प्रेशर होगा, इसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड, फर्स्ट सेकंड करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, अ ट्यूबवेल संक इन सच एन एक्वीफर स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑलवेज बाय इटसेल्फ, ये गलत हो जाएगा, इटसेल्फ नहीं होगा वो। और फोर्थ, द एक्वीफर इज फुली सैचुरेटेड, ये करेक्ट हो जाएगा। एक्वीफर जो है वो फुली सैचुरेटेड होगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 201, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 202, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू फ्लोस एंड फिल्टर्स। फ्लोस एंड फिल्टर के बारे में आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, क्वालिटी वाइज दे आर मोर एफिशिएंट देन रैपिड एंड फिल्टर। सेकंड, दे नीड पीरियोडिक बैक वॉशिंग। थर्ड, देयर फ्लो रेट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रेशर फिल्टर। ये तीन स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर फ्लोस एंड फिल्टर और रैपिड एंड फिल्टर इन दोनों को कंपेयर यहाँ पर देख लेते करके। प्रॉपर्टीज यदि हम एरिया की बात करते हैं, रैपिड एंड फिल्टर में कम एरिया लगता है, फ्लोस एंड फिल्टर के लिए लार्जर एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की यदि बात करते हैं, लीटर मीटर स्क्वायर और मतलब 1 मीटर स्क्वायर और 1 घंटे की बात करते हैं, तो उसमें कितने लीटर वाटर फिल्टर होगा रैपिड एंड और फ्लो एंड में। यदि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 घंटे का यदि टाइम है, तो उसमें फिल्टर की बात करते हैं, रैपिड फिल्टर में 4000 से 7500 लीटर वाटर फिल्टर होगा, और फ्लो सेंड फिल्टर में कितना होगा? 100 टू 400 लीटर। इसमें जो सेंड यूज की जाती है उसका साइज रैपिड सेंड में 0.4 से 0.7 होता है, फ्लो सेंड में 0.2 से 0.3 mm। प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो यदि रैपिड सेंड फिल्टर में जो वाटर आता है उसका पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे कोगुलेशन और सेडिमेंटेशन। फ्लो सेंड फिल्टर में कोगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, सेडिमेंटेशन किया जाएगा। फिल्टर क्लीनिंग, फिल्टर को क्लीन कैसे करते हैं? रैपिड सेंड फिल्टर को क्लीन करने के लिए बैक वॉशिंग की जाती है, फ्लो सेंड फिल्टर में स्क्रैपिंग की जाएगी। ऑपरेशन की बात करते हैं तो रैपिड सेंड फिल्टर में मोर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी, फ्लो सेंड फिल्टर में लेस स्किल्ड। रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, रैपिड सेंड में 98 से 99% बैक्टीरिया रिमूव होते हैं, फ्लो सेंड फिल्टर में 99 से 99.99%। स्टेटमेंट फर्स्ट, फ्लो सेंड फिल्टर्स क्वालिटी वाइज दे आर मोर एफिशिएंट देन रैपिड सेंड फिल्टर्स। तो करेक्ट होगा, क्वालिटी इसकी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि अधिक बैक्टीरिया को ये रिमूव करेगा। दे नीड पीरियोडिक बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग नहीं होती, इसमें क्या किया जाता है? लेयर को स्क्रैप किया जाता है, जो ऊपर वाली सेंड लेयर का लिया है। देयर फ्लो रेट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रेशर फिल्टर, करेक्ट होगा। यदि यहाँ पर फ्लो रेट की बात करते हैं तो सबसे कम फ्लो रेट होता है फ्लो सेंड फिल्टर, उससे अधिक होगा रैपिड सेंड फिल्टर, और उससे भी अधिक होता है प्रेशर फिल्टर। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 202, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 203, टाइप सेकंड सेटलिंग इन वाटर ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज। चार प्रकार के होते हैं सेटलिंग, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। पहला होगा क्लियर वाटर रीजन, ये क्लियर वाटर रीजन होता है। टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 कौन सा होगा? डिस्क्रीट सेटलिंग रीजन। टाइप 2 फ्लक्चुलेंट सेटलिंग रीजन। टाइप 3 हिंडर्ड जोन और सेटलिंग रीजन, और टाइप 4 है कंप्रेशन रीजन। इन सभी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द concentration ऑफ सॉलिड्स एंड द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू इंटरेक्ट द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सेटलिंग में भी अकर। चार प्रकार की सेटलिंग अकर होगी। सॉलिड पार्टी जो सॉलिड्स हैं उसके कंसंट्रेशन, मतलब कितना है उसका कंसंट्रेशन पानी में, और उसकी टेंडेंसी क्या है। टाइप 1 उसको कहा जाता है डिस्क्रीट सेटलिंग। इन डिस्क्रीट सेटलिंग पार्टिकल्स सेटल एज इंडिविजुअल एंटिटीज एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद नाइबरिंग पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो वाटर होगा उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग सेटल होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सेटल होंगे, वो अलग अलग दूर दूर होंगे, और सेटल होकर नीचे वाली लेयर में आएंगे, ठीक है, वो नीचे जो आएंगे। तो पहली वाला क्या होगा? टाइप फर्स्ट में क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब होगा कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स वो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग वो सेटल होंगे। सेकंड टाइप में देखते हैं टाइप 2 फ्लक्चुलेंट सेटलिंग। इन फ्लक्चुलेंट सेटलिंग पार्टिकल्स फ्लक्चुलेट आर ड्यूरिंग सेटलिंग, और नहीं आएगा।
In flocculent settling, particles flocculate during settling. By flocculation, the particles increase in mass and thus settle at a faster rate. अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होंगे सेकंड टाइप की हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर वाटर है, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो कि अलग अलग सेटल होते हैं। टाइप 2 में क्या होगा, ये पार्टिकल्स जब नीचे आएंगे तो थोड़ा पास हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, और उसमें फ्लक्चुएशन होगा, और फ्लक्चुएशन के कारण क्या होगा, ये जल्दी से सेटल होने लगेंगे, जो इसका रेट ऑफ सेटलमेंट है वो फास्टर होगा, और कहां पर आ जाएंगे वो टाइप 3 में। टाइप 3 को कहा जाता है हिंडर्ड और जोन सेटलिंग। When concentration of flocculent particles in intermediate range, they are close enough together so that interparticle force are sufficient to hinder the settling of neighboring particles, resulting in hindered settling. इसको समझते क्या होता है। फर्स्ट में क्या था, टाइप 1 में पार्टिकल दूर दूर थे, सेकंड में पार्टिकल थोड़े पास में आ गए, थर्ड में और पार्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पार्टिकल्स जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी पार्टिकल्स ज्यादा पास में आएंगे, मतलब क्लोजर हो जाएंगे वो, ठीक है, और जितने क्लोज होंगे उतना ही उनका साइज भी धीरे धीरे क्या होगा, आपस में बढ़ते जाएगा। जैसे साइज की बात करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर थे, सिंगल पार्टिकल था, ये पार्टिकल क्लोजर में आ गए, और पार्टिकल पास में आएंगे तो दो पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बनेगा, तो उसका वेट भी बढ़ेगा और वो जल्दी उसका रेट ऑफ सेटलमेंट फास्ट होगा, तो इसको कहा जाता है हिंडर्ड और जोन सेटलिंग। और लास्ट है कंप्रेशन सेटलिंग। दिस रेफर टू सेटलिंग इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज सो हाई दैट पार्टिकल्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर विद लोअर लेयर सपोर्टिंग द वेट ऑफ अपर लेयर। सिंपल इसमें क्या होगा, पार्टिकल और पास में आएंगे तो क्या होगा, फिजिकल उनका कांटेक्ट होगा, और फिजिकली कांटेक्ट होगा तो पार्टिकल का मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो वो जल्दी से सेटल होंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर विद लोअर लेयर सपोर्टिंग द वेट ऑफ अपर लेयर, तो जो लोअर लेयर है पार्टिकल्स की, ठीक है, पार्टिकल्स की जो लेयर लोअर लेयर है वो अपर लेयर को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। कॉन्सिक्वेंटली फर्दर सेटलिंग अकर्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स एंड अकम्पेनिड बाय सीक्वेंस ऑफ आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द पोरस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, तो अपर लेयर के कारण क्या होगा, अपर लेयर का जो वेट है वो लोअर लेयर पे आएगा, और ये जो लेयर बनी हुई है ये एक दूसरे के कंप्रेशन के कारण क्या होगी, और सेटल होगी, और सेटलमेंट होगा इसका, तो उसको कहा जाता है कंप्रेशन सेटलिंग। डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 203, टाइप सेकंड में क्या होता है, अभी हमने देखा टाइप सेकंड सेटलिंग में क्या होगा, सेटलिंग ऑफ फ्लक्युलेंट, ये फ्लक्युलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 203 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 204, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। चार पेयर दिए गए हैं, पहला पेयर आपको बताना कौन सा पेयर गलत है। पहला पेयर है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस से क्या होता है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, मतलब वाटर को क्या करेंगे हम सॉफ्ट करेंगे, इसका मतलब पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड नालगोंडा टेक्निक, नालगोंडा टेक्निक से फ्लोराइड को रिमूव किया जाता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ओजोनेशन से डिसइंफेक्शन होता है, करेक्ट। जो थर्ड दिया गया है वो इनकरेक्ट है। एरेशन और कोगुलेशन ये दोनों अलग अलग होता है। एरेशन से क्या करते हैं, एरेशन से यदि हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें एरेशन का क्या कार्य होता है, एरेशन का वर्क होगा जो वाटर में फॉल गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जाता है एरेशन टैंक में, और कोगुलेशन में जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव किया जाता है कुछ कोगुलेंट कुछ केमिकल मिलाकर। यहाँ पर थर्ड गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन कौन से करेक्ट है वो बताना है, तो थर्ड इनकरेक्ट है, मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 204 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 205, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द क्लोरीन डिमांड ऑफ अ वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 0.2 mg per liter. The amount of bleaching powder containing 30% available chlorine to be added to treat 1 liter of such a water sample is. इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट होगा। अब कैसे होगा वो समझ लो। यहाँ पर क्लोरीन डिमांड कितनी है, 1 लीटर वाटर के लिए कितनी क्लोरीन लगेगी, 0.2 मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम यदि हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं जिसमें कि 30% क्लोरीन है, क्लोरीन कितनी 30% है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा लगेगा, ब्लीचिंग पाउडर हमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब कितना लगेगा, तो इसको आप डिवाइड कर दो 30% से, 30% का मतलब क्या होगा 0.3, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये किसके बराबर आएगा 0.67। क्वेश्चन नंबर 205 ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 206, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द डेड एंड सिस्टम इज नॉट फेवर्ड बिकॉज। हमने चार टाइप के सिस्टम देखे थे, ठीक है, मैंने डायग्राम से भी आपको समझाया था। यहाँ पर हम देखेंगे डेड एंड सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बाद ये स्टेटमेंट हम देखेंगे। चलो, एडवांटेजेस ऑफ डेड एंड सिस्टम। पाइप इन दिस नेटवर्क कैन बी लेड इजीली, यदि इसमें पाइप को बिछाना है तो आसानी से हम लेड कर सकते हैं। द प्रेशर एंड डिस्चार्ज इन ईच पाइप कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजीली एंड एक्यूरेटली विच मेक डिजाइन कैलकुलेशन वेरी सिंपल। यदि प्रेशर की बात करते हैं तो ईच पाइप में, प्रत्येक पाइप में हम आसानी से मेजर कर सकते हैं डिस्चार्ज और प्रेशर को, जिससे कि उसकी डिजाइन क्या हो जाती है, सिंपल हो जाएगी। The diameter of pipe of main, sub main and branches can be designed based on the required demand of population. So cost of the project can be reduced. तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो जाएगी प्रोजेक्ट की। Dead end system requires less number of cut off wall. उसमें कट ऑफ वॉल क्या लगते हैं, लेस लगते हैं, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये मेन कट ऑफ वॉल, सब मेन, ब्रांच, सब ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पाइप कनेक्शन दिए गए हैं, जिस पैटर्न में सिटी है उसी पैटर्न में यहाँ पे क्या किया गया है, पाइपलाइन को लेड किया गया है। कट ऑफ वॉल सीवी यहाँ पर दी गई, मीनिंग एस एम सब मेन होगा, एस एम का मतलब क्या होगा, सब मेन, बी मतलब ब्रांच, एस सी सर्विस कनेक्शन, सी वी कट ऑफ वॉल। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं डेड एंड सिस्टम। द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड इज वेरी लेस एट रिमोट पार्ट। इसमें प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं जो रिमोट, ये वाला जो है सबसे दूर वाला पॉइंट है, ये जो सर्विस कनेक्शन है ये रिमोट पर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सेकंड, बिकॉज ऑफ डेड एंड वाटर स्टेगनेशन टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन। उसमें सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जाएगा। टू रिमूव दिस सेडिमेंट मोर नंबर ऑफ स्कोर वॉल्व आर टू बी प्रोवाइडेड एट द डेड एंड विच इंक्रीज इकोनॉमी। अब इसमें क्या होगा, यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, इस जोन की बात करते हैं, तो इसमें जो भी पानी आएगा ये यहाँ पर क्या होगा, ये डेड एंड है, जितने डेड एंड होंगे वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर वॉल्व लगाना पड़ेगा, जिससे कि सेडिमेंट को हम रिमूव कर सके, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी। If there is any damage occurs in the branch line, the whole portion should be stopped to repair that, which creates discomfort to the other user in dead submain line. यदि
ब्रांच लाइन में डैमेज होता है तो उसके कारण क्या होगा कि जो दूसरे यूजर है उसी लाइन में उनको परेशानी होगी। इन दिस सिस्टम लिमिटेड डिस्चार्ज इज अवेलेबल फॉर फायर फाइटिंग के लिए इसमें डिस्चार्ज कम अवेलेबल होता है। यदि मान लो यहाँ पर डैमेज होता है, ठीक है, तो इन सभी को वाटर नहीं मिल पाएगा, तो इनको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, जो यहाँ पर जो होंगे उनको पानी नहीं मिल पाएगा यदि डैमेज यहाँ पर होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 206 स्टेटमेंट फर्स्ट, इट इज कम्बरसम इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो इसकी जो डिजाइन होती है वो डिफिकल्ट होती है, नहीं होगी डिफिकल्ट। कम्बरसम का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, तो पहला इनकरेक्ट होगा। यदि पहला ही आपको पता है तो आप बता सकते हो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 206 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 207, द आइडियल रेसिडुअल प्रेशर एट द फारदेस्ट कंज्यूमर टेप इन अ प्रॉपर्ली डिजाइन्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इन द रेंज ऑफ। यदि सबसे दूर वाला जो कंज्यूमर है उसमें वाटर का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है रेंज क्या होगी उसकी 0.031 टू 0.035 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतना प्रेशर होना चाहिए जो सबसे दूरी पर है कंज्यूमर, ठीक है, जो फारदेस्ट कंज्यूमर है वहां पर प्रेशर कितना होगा 0.031 से 0.035। क्वेश्चन नंबर 207 ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको यूनिट भी याद रखना है, यूनिट चेंज करके भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 208, अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो एन अनपॉल्यूटेड रिवर वुड कंटेन। ठीक है, रिवर है और कैसी है वो, अनपॉल्यूटेड रिवर है, तो उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो समर और विंटर के केस में किसमें कम होगी किसमें अधिक होगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एंड अनपॉल्यूटेड रिवर विल बी इक्वल टू सैचुरेशन डीओ। डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं अनपॉल्यूटेड रिवर में, तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी होती है, सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन के बराबर होगी, व्हिच रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। और डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो टेंपरेचर के साथ में क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। सिंस टेंपरेचर इज मोर इन समर देन विंटर एंड अनपॉल्यूटेड रिवर वुड कंटेन लेस डीओ इन समर देन इन विंटर। यदि अनपॉल्यूटेड रिवर है तो समर में क्या होगा, टेंपरेचर अधिक होगा, और टेंपरेचर अधिक है इसका मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन इन समर देन इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 208 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, कंसीडर द डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई है, टेंपरेचर दिया गया है 20 30 10 डिग्री, बीओटी रिएक्शन रेट कांस्टेंट, के आपको के की वैल्यू दी गई है। इन द डेटा प्रेजेंटेड अबव द वैल्यू ऑफ के देख लेते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं। बीओटी आपको बता चुका हूं क्या होता है, बीओटी सीओडी। बीओटी रिएक्शन रेट कांस्टेंट के वेरीज विद टेंपरेचर T डिग्री सेल्सियस बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है केटी K20 1.047, पावर कितनी है T - 20। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, एज फॉलो द करेक्ट ट्रेंड, जो ट्रेंड दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, के की वैल्यू चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 209 ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, फॉर द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एक शेप्ड सीवर आर प्रेफर्ड बिकॉज। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कंबाइंड सीवर क्या होता है, सेपरेट क्या होता है, पार्शियली सेपरेट क्या होगा। यदि आपने सारे वीडियो देखे होंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के तो आपको पता होगा कंबाइंड का मतलब क्या होगा। कंबाइंड सीवर सिस्टम आर सीवर दैट आर डिजाइंड टू कलेक्ट रेन वाटर रन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन द सेम पाइप। जब एक ही पाइप में रेन वाटर रन ऑफ को, डोमेस्टिक सीवेज को, इंडस्ट्रियल सीवेज वाटर को फ्लो किया जाता है, उसके लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कंबाइंड सीवर। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है एक शेप्ड सीवर का, ये एक शेप्ड सीवर है, तो इसमें क्या होता है, जो डायमीटर होता है यहाँ पर डायमीटर कम होगा और यहाँ पर डायमीटर क्या होता है, अधिक होता है। तो इससे क्या होगा, जब ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन है, ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन है, तो उस केस में क्या होगा कि सीवेज कम होगा तो उसका फ्लो क्या होगा, कम डायमीटर होगा तब तो फ्लो हो पाएगा। यदि ज्यादा डायमीटर होगा तो उसमें क्या होगा, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी आपको नहीं मिल पाएगी। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी यदि डायमीटर ज्यादा होता है तो वहां पर सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी नहीं मिल पाती है, डायमीटर कम होता है तो सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी आपको आसानी से मिल जाएगी, कम डिस्चार्ज पर भी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो जो क्वांटिटी वो कम होगी लेकिन फिर भी यहाँ पर सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी मिल जाएगी। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट जो दिया गया आपको डी, दे ऑफर गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन। यही है क्वेश्चन नंबर 210 फॉर द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम एक शेप्ड सीवर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑफर गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 210 ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 211 टू 220। क्वेश्चन नंबर 211, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट फर्स्ट में टर्म्स ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन, लिस्ट सेकंड ट्रीटमेंट ऑपरेशन ऑब्लिक प्रोसेस। ए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, बी थिकनिंग ऑफ स्लज, सी स्कम रिमूवल एंड ऑप्शन डी रिसाइक्लिंग एफ्लुएंट। तो हम समझते हैं एक एक को। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज इन द एरेशन टैंक इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये प्रोसेस होगी किसमें, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, और कौन से टैंक में होती है, एरेशन टैंक में। सेकंड, स्लज थिकनिंग is a process in which the solid's concentration is increased and total sludge volume is correspondingly decreased, but the sludge still behaves like a liquid instead of a solid. Sludge thickening का मतलब क्या होगा, एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, जो स्लज वॉल्यूम होता है टोटल उसमें सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, सॉलिड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा और स्लज वॉल्यूम क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज्ड। लेकिन जो स्लज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। पहले भी लिक्विड की तरह करेगा और बाद में भी जब स्लज थिकनिंग हम करेंगे उसके बाद भी वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड की तरह। सी, हेवी ऑर्गेनिक मटेरियल सिंक टू द बॉटम। यदि हम टैंक की बात करते हैं तो टैंक में यदि हमने सीवेज को स्टोर किया है तो वहां पर क्या होगा, जो हेवी ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो तो सिंक हो जाएंगे बॉटम में, जैसे कि स्लज, और जो लाइट मटेरियल है जैसे कि फैट्स, ऑयल्स एंड ग्रीसेस, ये फ्लोट करेंगे ऑन द टॉप, उसको कहा जाता है स्कम। स्कीमर्स रिमूव स्कम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर एंड कन्वेयर बेल्ट रिमूव स्लज फ्रॉम द टैंक बॉटम। टैंक के बॉटम में जो स्लज होता है उसको रिमूव किया जाता है कन्वेयर बेल्ट की सहायता से, और सरफेस पर जो स्कम होगा, स्कम का मतलब फैट्स, ऑयल एंड ग्रीसेस, उसको किया जाता है स्कीमर की सहायता से। अब यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होती है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, प्राइमरी भी होगी, ठीक है, और सेकेंडरी किसमें क्या होगा देखते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, यदि हम ए की बात करते हैं तो ए के लिए करेक्ट क्या होगा, फोर्थ। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। थिकनिंग ऑफ स्लज, ये हमने देख लिया, थिकनिंग ऑफ स्लज का मतलब क्या होता है, जो स्लज है उसमें सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो बी के लिए क्या होगा, ये होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। थिकनिंग स्लज किसमें होगा, सेटलिंग इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। स्कम रिमूवल, ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है।
और रिसाइकलिंग एफ्लुएंट, इसको समझ लेते हैं। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लांट पर जो भी वेस्ट आएगा उसको हम कहेंगे इन्फ्लुएंट, ठीक है, वो कहलाएगा इन्फ्लुएंट। उसका जब ट्रीटमेंट हो जाता है और वो जब यहाँ से आउटलेट से बाहर निकलेगा तो उसको कहेंगे हम एफ्लुएंट, ठीक है। तो एफ्लुएंट होता है, एफ्लुएंट के लिए क्या होगा, फिल्ट्रेशन इन ट्रिकलिंग फिल्टर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, A4 B2 C1 D3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 211, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 212, वेरियस यूनिट ऑपरेशंस एग्जिस्ट इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिस वुड इंक्लूड, यहाँ पर 5 आपको दी गई ऑपरेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंस आपको बताना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस ऑपरेशंस इज। हम समझेंगे सभी को, स्क्रीनिंग क्या होगी, ग्रिट रिमूवल, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, एरेशन और प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, उसमें पहली होती है स्क्रीनिंग, टू रिमूव डेड एनिमल्स, ट्री ब्रांचेस एंड लार्ज साइज सॉलिड मैटर्स, इनको रिमूव करने के लिए किसकी यूज करते हैं, स्क्रीनिंग। सेकंड होता है ग्रिट चैम्बर एंड डेट्रिटस टैंक, टू रिमूव हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक मैटर्स, जो हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिट चैम्बर और डेट्रिटर टैंक। सी स्कीमिंग टैंक, इसको हम पढ़ चुके हैं, टू रिमूव स्कम, और स्कम क्या होता है, ग्रीस एंड ऑयली मैटर्स एंड आल्सो टू रिमूव अदर स्मॉल फ्लोटिंग मैटर्स। तो तीन तो हमने यहाँ पर सीक्वेंस देख लिया, ए बी सी, इसको कहा जाता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। सेडिमेंटेशन, इट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेडिमेंटेशन इज जनरली कैरिड आउट ट्वाइस। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए सेडिमेंटेशन 2 बार किया जाता है, एक तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पहले करेंगे और एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जब पहले करते हैं तो उसको कहा जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद में करेंगे तो उसको कहेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। और एक ट्रीटमेंट होता है एरेशन, ठीक है। एरेशन कब किया जाता है, एरेशन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन के पहले किया जाता है एरेशन। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। एरेशन क्यों करते हैं, एरेशन इसलिए करते हैं कि जो भी उसमें गैसेस होगी उसको रिमूव कर सके हम, ठीक है, उसमें गैसेस को रिमूव कर सके और डीओ इंक्रीज कर सके, डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो उसमें मात्रा होगी वो हम क्या कर सके, इंक्रीज, इसलिए एरेशन किया जाता है। सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले क्या होगा इसमें, स्क्रीनिंग, फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था स्क्रीनिंग। सेकंड, सेकंड ग्रिट रिमूवल, सेकंड ग्रिट रिमूवल फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, थर्ड, फोर्थ पे एरेशन और फिफ्थ पे सेकेंडरी। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग फर्स्ट, ग्रिट रिमूवल सेकंड, प्राइमरी सेडिमेंटेशन थर्ड, एरेशन फोर्थ और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन फिफ्थ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 212, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 213, an aeration basin with a volume of 400 meter cube contains mixed liquor with suspended solid concentration of 1000 mg per liter, the amount of mixed liquor suspended solids in a tank is। सिंपल क्वेश्चन, इसको समझ लो क्या होता है। एक बेसिन है, एरेशन बेसिन है, जिसका वॉल्यूम कितना है, 400 मीटर क्यूब, ठीक है। एक बेसिन है, उसका वॉल्यूम आपको दिया गया कितना है, 400 मीटर क्यूब, कंटेन्स मिक्स्ड लिकर विद सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ 1000 mg पर लीटर। उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितने हैं, एक मिक्स्ड लिकर, इसको समझेंगे क्या होता है। उसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितने, 1000 mg पर लीटर। द अमाउंट ऑफ मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द टैंक, तो टैंक में बताना कितना होगा। मिक्स्ड लिकर का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड लिकर इज अ मिक्सचर ऑफ रॉ और सेटल्ड वेस्ट वाटर एंड एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट इन एरेशन बेसिन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। मिक्स्ड लिकर का मतलब होता है, ये मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होगा, रॉ और सेटल्ड वेस्ट वाटर एंड एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट इन एरेशन बेसिन इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये तो मिक्सचर होता है। अब हम समझ लेते हैं MLSS क्या होता है। मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड इज द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। MLSS क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड का कंसंट्रेशन होगा मिक्स्ड लिकर में, उसको जनरली एक्सप्रेस किया जाता है mg पर लीटर, ठीक है। इसको एक बार समझा देता हूं मैं आपको। एक टैंक है, उसमें 400 मीटर क्यूब क्या है, मिक्स्ड लिकर है, और उसमें MLSS कितना है, 1000 mg पर लीटर। एक लीटर में कितना है, 1000 mg है, तो आपको बताना है कि 400 मीटर क्यूब में कितना होगा। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। एक लीटर में 1000 mg पर लीटर है, तो 400 मीटर क्यूब में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करेंगे, अब यूनिट आपको कन्वर्ट करना है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर। तो यहाँ पर मीटर क्यूब की जगह लिख सकता हूँ मैं 1000 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1000 400 1000 mg। mg से kg में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 mg, ठीक है, 1 kg, 1 kg किसके बराबर होगा, 10⁻6 mg। यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, क्या आएगा आंसर हमारा, 400 kg। क्वेश्चन नंबर 213, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 214. The following reaction takes place during anaerobic digestion of organics. The correct sequence of this reactions is। इनकी सीक्वेंस बताना आपको। यदि ऑर्गेनिक्स का एनाएरोबिक डाइजेशन किया जाता है तो ये जो सीक्वेंस है, ये करेक्ट इनकी सीक्वेंस आपको बताना है। मीथेन प्रोडक्शन, एल्कलाइन फर्मेंटेशन, एसिड फर्मेंटेशन एंड एसिड रिग्रेशन। एनाएरोबिक डाइजेशन, ये समझ लो क्या होता है। एक एरोबिक होता है और एक एनाएरोबिक होता है। एनाएरोबिक डाइजेशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट बायोमास इनटू एनर्जी या बायोगैस, जिसको कहेंगे हम, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक होगा इसका मतलब प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। अब इसमें जो स्टेजेस होती है, पहली स्टेज क्या होती है, एसिड का प्रोडक्शन होगा, या उसको कहा जाता है एसिड फर्मेंटेशन। सेकंड एसिड रिग्रेशन, थर्ड एल्कलाइन फर्मेंटेशन, और लास्ट में होता है स्टेबलाइज्ड स्लज एंड मीथेन गैस। जो स्लज होगा वो स्टेबलाइज्ड होगा और वहां से क्या होगी, रिलीज मीथेन गैस। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, पहले होगा एसिड फर्मेंटेशन, थर्ड, सेकंड पे क्या होगा, सेकंड होगा एसिड रिग्रेशन, सेकंड, नेक्स्ट होगा एल्कलाइन फर्मेंटेशन, लास्ट में होगी मीथेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 214, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 215, ट्रैप्स आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड ड्रेनेज सिस्टम टू। हाउसहोल्ड ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, ट्रैप यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका यूज, वो आपको बताना है। फर्स्ट, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेस इन द हाउस। सेकंड, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, प्रोवाइड पार्शियल वैक्यूम, एंड लास्ट ऑप्शन इज ट्रैप द सॉलिड वेस्ट। समझते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रैप हम देख लेंगे। ट्रैप आर डिफाइंड एज द फिटिंग एट द एंड ऑफ सॉइल पाइप्स टू प्रिवेंट फॉल गैसेस कमिंग आउट ऑफ द पाइप। सॉइल पाइप, सॉइल पाइप में आपको पता चुका क्या होता है, सॉइल पाइप, ठीक है। सॉइल पाइप से फॉल गैसेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सॉइल पाइप है। यहाँ पर अलग अलग ट्रैप दी गई है, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप और डेवलपमेंट ऑफ ट्रैप्स। तीन प्रकार की चार टाइप की ट्रैप दी गई है।
पर ये नाम भी आपको याद रखना है। इसी को समझ लेते हैं पी ट्रैप में क्या होगा। पी ट्रैप है, ये सॉइल पाइप है, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा सॉइल पाइप, ठीक है, ये सॉइल पाइप यहाँ से कनेक्ट होगा। ये जो वेस्ट है, यहाँ से ये इनलेट है, ये जब वेस्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होगा, जो भी वेस्ट है वो फ्लो होगा और इस पाइप में चला जाएगा, और यहाँ पर जो पानी होगा वो पानी कैसा होगा, प्योर वाटर होगा, ठीक है, शुद्ध पानी होगा यहाँ पर। और इससे क्या होगा, ये पानी, ये यहाँ पर जो फॉल गैसेस होगी उसको एंटर यहाँ से प्रिवेंट करेगा कि ये इस साइड ना आ सके वापस, जो फॉल गैसेस है वो वापस ना आ सके, और यहाँ पर क्या होगा, हाउस होगा, ठीक है, घर के अंदर ना आ सके फॉल गैसेस, इसलिए ये ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो भी वेस्ट होगा ये फ्लो हो जाएगा सॉइल पाइप में, और जो भी यहाँ पर फॉल गैसेस होगी ये फॉल गैसेस रिटर्न ना आ सके। यदि ट्रैप नहीं होता, ठीक है, या ऐसा समझ लो आप, यदि ट्रैप हम नहीं बनाते, ट्रैप नहीं बनाते तो क्या होता, सीधा पाइप कनेक्ट होता, और सीधा पाइप कनेक्ट होता तो यहाँ से फॉल गैसेस आसानी से यहाँ पर आ सकती थी, इसलिए यहाँ पर क्या बनाया गया, ट्रैप। इनके नाम भी याद रखना, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एच ट्रैप और डेवलपमेंट ऑफ ट्रैप्स। क्वेश्चन नंबर 215, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉल गैसेस। फॉल गैसेस का मतलब क्या हो जाएगा, जिससे बैड स्मेल आती है उसको कहेंगे हम फॉल गैसेस इन द हाउस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 215, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 216, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग। थर्मल पावर स्टेशन है, कोयले का जहां पर यूज किया जाता है, कोल बेस्ड है, ठीक है, तो वहां से पॉल्यूशन द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग, कौन कौन सी गैसेस वहां पर ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर में। थर्मल पावर प्लांट इज अ पावर स्टेशन दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक पावर। पहली यहाँ पर होगी कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेन गैसेस दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड इज नोन टू बी द ग्रीन हाउस गैस एंड अ कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सेकंड रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर अनदर गैसेस दैट आर रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय थर्मल पावर प्लांट। थर्ड, द अदर बिग पॉल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर इज एस। अब कोल यदि बर्न होता है तो वहां से क्या निकलेगा, एस भी निकलता है। एस ऑब्टेन कंटेन्स हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर, जिसको कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम शॉर्ट फॉर्म है, एस वेल एज हेवी मेटल्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एसपीएम। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 216, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 217, एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। यदि हम लैंड फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो एरिया मेथड का सुटेबल होगी कौन सी कंडीशन में। यहाँ पर चार आपको कंडीशन दी गई है। पहले तो हम समझ लेते हैं मेथड क्या होती है। लैंड फिलिंग का मतलब मेथड ऑफ सैनिटरी लैंड फिलिंग, जो सैनिटरी है उसको लैंड फिलिंग करने के लिए तीन मेथड होती है। पहली मेथड है एरिया मेथड। सैनिटरी लैंड फिल इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ रिफ्यूज ऑन लैंड। जो रिफ्यूज होता है उसको डिस्पोज करने के लिए लैंड में, उसको लैंड में डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, सैनिटरी लैंड फिलिंग किया जाता है। समझ लेते हैं पहली होती है एरिया मेथड। Area method is best suited for flat or gently sloping areas where some land depression may exist. The waste are spread, compacted and then covered with material which may need to be hauled in the form adjacent area. ठीक है, इसको समझ लो क्या होता है। एरिया मेथड में क्या होगा, ये सुटेबल होती है कब होती है, जब फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग एरिया हो। वहां पर क्या करते हैं हम, वेस्ट जो भी होगा, जो रिफ्यूज होता है, जो वेस्ट होता है, उसको स्प्रेड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और उसको कवर कर देते हैं। जो मटेरियल होगा उसके आसपास के एरिया में, उस मटेरियल से उसको कवर कर दिया जाता है। सेकंड, ट्रेंच मेथड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सकेवेटेड ट्रेंच इनटू व्हिच द सॉलिड वेस्ट आर स्प्रेड, कॉम्पैक्टेड एंड कवर्ड। ट्रेंच मेथड में क्या होता है कि वहां पर एक गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे में उस वेस्ट को स्प्रेड कर देते हैं, उसको फैलाते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं और उस गड्ढे को फिर क्या करते हैं, जो ट्रेंच है उसको कवर कर दिया जाता है। द ट्रेंच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर नियरली लेवल लैंड वेयर द वाटर टेबल इज नॉट नियर द सरफेस। अभी बेस्ट सुटेड मतलब सबसे अच्छी कहां पर होगी, जहां पर कि वाटर टेबल ना हो, वाटर टेबल आसपास ना हो, जैसे ग्राउंड है। यदि वाटर टेबल पास में होगी तो क्या होगा, जब आप ट्रेंच बनाओगे, ट्रेंच बनाओगे तो क्या होगा, वहां पर या तो वाटर टेबल भी आ सकती है, वाटर टेबल नहीं भी आएगी अगर पास में, तो जो वेस्ट है उसके कारण वाटर टेबल क्या होगी, पॉल्यूट हो जाएगी, वो गंदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वाटर टेबल कहां पर होना चाहिए, आसपास ना हो उसके। यूजुअली द सॉइल एक्सकेवेटेड फ्रॉम द ट्रेंच इज यूज्ड फॉर कवर मटेरियल। और जो ट्रेंच वहां पर गड्ढा बनाया गया है उससे जो सॉइल निकलती है उसी का यूज हम कहां पर कर लेते हैं, उसको कवर करने के लिए। थर्ड है स्लोप और रैंप इज समटाइम यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द अदर टू मेथड्स। The waste are spread on the existing slope, compacted and covered. This variation may suitable for most areas. The cover material usually come from just ahead of the working phase. ये थर्ड होगी स्लोप और रैंप मेथड। अब देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 217, एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ऑप्शन ए, एरिया इज अनसुटेबल फॉर एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेंच। सेकंड तो गलत होगा। बी, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ कवर मटेरियल इज अवेलेबल एट द साइड। ठीक करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 217, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 218, लिस्ट फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर सोर्स, लिस्ट सेकंड ट्रीटमेंट टू बी गिवन। वाटर सोर्स आपको दिए गए हैं, सरफेस सोर्स, वाटर फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, लेक, ट्यूबवेल। ये वाटर सोर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन वाटर सोर्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट हम करेंगे। पहला है सरफेस वाटर।
सरफेस वाटर की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिवर, केनाल, लेक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरफेस वाटर आपको दिया गया है, रिवर या केनाल की बात करना है, तो इन दोनों की बात करते हैं। सरफेस वाटर कंटेन्स इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर एंड पैथोजेंस मेनली। सरफेस वाटर की बात करते हैं उसमें तीन चीज होगी, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर एंड पैथोजेंस। दे आर जनरली सॉफ्ट एंड लेस कोहेसिव देन ग्राउंड वाटर। सो कोगुलेशन, फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन सेल बी ट्रीटमेंट। सरफेस वाटर में हम क्या करेंगे, कोगुलेशन करेंगे, फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन, ये ट्रीटमेंट हम करेंगे सरफेस वाटर के लिए। मैंने आपको बता भी दिया था कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। लेक वाटर, ये भी सरफेस वाटर है, इसमें क्या होता है, लेक वाटर विल हैव ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर ड्यू टू हेवी एल्गे ग्रोथ। सम टर्बिडिटी विल आल्सो बी देयर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ लेयर्स। लेक वाटर में टर्बिडिटी भी होगी, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ लेयर के कारण टर्बिडिटी होगी, ऑर्डर, टेस्ट एंड कलर होगा क्योंकि उसमें हेवी एल्गे ग्रोथ होती है। वो स्टिल वाटर माना जाता है, जो लेक होती है उसमें वाटर कैसा होता है, स्टिल वाटर होगा, और केनाल और रिवर में फ्लोइंग वाटर होता है। सो CuSO4 ट्रीटमेंट फॉर कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट फॉलोड बाय कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। ग्राउंड वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल ट्यूबवेल आपके घर में भी होगा, ठीक है। तो ट्यूबवेल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पानी का हम यूज कर सकते हैं विदाउट ट्रीटमेंट। ट्यूबवेल का जो वाटर होता है उसका यदि हम ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तब भी उस पानी को हम पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई सस्पेंडेड मैटर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उसका यूज यदि करना हो ग्राउंड वाटर का तो हम क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन, सिर्फ डिसइंफेक्शन करके उसका यूज हम कर सकते हैं ग्राउंड वाटर का। वो हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होगा, उसमें हार्डनेस ज्यादा होगी ग्राउंड वाटर में, किसके कंपेयर में, सरफेस वाटर के कंपेयर में। लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट भी इसका यूज किया जा सकता है, या हम एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन सा, डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 218, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन। सरफेस वाटर, रिवर और केनाल, इसके लिए क्या हो जाएगा, कोगुलेशन, फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। ए के लिए फोर्थ। बी वाटर फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी से यदि वाटर हम लेते हैं उसका यूज करते हैं तो उसमें फिल्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो गैलरी हम बनाते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, वो फिल्टर का काम करती है। तो इसके लिए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा एरेशन, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शन। लास्ट सी है लेक ऑब्लिक पॉन्ड वाटर, इसमें क्या होगा, CuSO4 हमने देख लिया, ट्रीटमेंट करेंगे पहले, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। सी के लिए थर्ड और डी के लिए क्या होगा, सेकंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 218 ऑप्शन ए इज करेक्ट। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन ईएस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 219, द फ्लो चार्ट ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा, ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका फ्लो चार्ट है, एरेशन टैंक, एरेशन, कोगुलेशन, फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये सीक्वेंस होती है। एरेशन और कोगुलेशन यहाँ पर क्या मिला जाता है, लाइम एडिशन और एलम एडिशन। इफ इट इज प्रपोज्ड टू डिफ्लोरेटेड द वाटर यूजिंग नालगोंडा ट्रीटमेंट देन इट शुड बी डन। यदि इसमें डिफ्लोरिडेट करते हैं वाटर को हम किसकी सहायता से, नालगोंडा ट्रीटमेंट से, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा इस फ्लो चार्ट में, डिफ्लोरिडेशन यूजिंग नालगोंडा टेक्निक, use alum with prior mixing of lime or sodium carbonate. The added lime helps to ensure adequate alkalinity required for effective hydrolysis of alum, so that residual alum does not remain in the treated water. इसमें क्या होगा, नालगोंडा टेक्निक में क्या होता है, हम पहले उसमें लाइम मिला देते हैं। लाइम मिलाने से क्या होगा, जो वाटर है उसमें पर्याप्त मात्रा में एल्कलाइनिटी होगी, ठीक है, और एल्कलाइनिटी यदि पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट में है तो उसमें एलम इफेक्टिव कार्य करेगा। एलम एलम का जो डोज होगा वो इफेक्टिवली कार्य करेगा, जिससे कि उसमें एलम रेसिडुअल ना हो, बचे ना, does not remain in the treated water। सिंपल है, क्या होगा नालगोंडा टेक्निक, उसमें हम पहले लाइम मिला देते हैं या सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसकी एल्कलाइनिटी बढ़ जाए, और एल्कलाइनिटी बढ़ेगी तो उसमें एलम इफेक्टिवली कार्य करेगा, जिससे कि उसमें एलम बचे ना, पूरा एलम यूज हो जाए उस वाटर को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 219 ऑप्शन ए, बाय एडजस्टिंग द डोज ऑफ लाइम एंड एलम, लाइम और एलम का हम डोज एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 219 ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। फ्रेंड्स वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 220, टू रिजर्वायर्स एट डिफरेंट लेवल्स आर कनेक्टेड बाय टू पैरेलल पाइप्स ऑफ डायमीटर 2d एंड d। दो रिजर्वायर है, लेवल डिफरेंट है इनका, आपस में कनेक्ट है, दो पाइप से, एक का डायमीटर d है, 2d और एक का d है। द रेशियो ऑफ द फ्लोज इन द टू पाइप्स लार्जर और स्मॉलर, इसका रेशियो आपको बताना, फ्लो का क्या होगा रेशियो। Since the pipes are connected in parallel, the head loss will be same for both pipes. If mechanism पढ़ चुके हैं। The length of the two pipes is same also, length भी same होगी। Head loss F L V square by D 2G। V velocity है, discharge is equal to area into velocity। एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 D स्क्वायर V, ठीक है, डिस्चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो अपन वेलोसिटी की जगह क्या रख देंगे, डिस्चार्ज स्क्वायर, और D कितना हो जाएगा, पहले D था, अब एरिया स्क्वायर होगा तो D कितना हो जाएगा 4, तो टोटल D कितना होगा, पहले 1 था, 4, टोटल 5। डिस्चार्ज का रेशियो आपको पूछा गया Q1 by Q2, बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, D1 by D2 और 5 by 2। D1 कितना है 2D और D2 D के बराबर है, तो यहाँ पर सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 4/2। क्वेश्चन नंबर 220 ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट